हर गांव में कोई न कोई डरावनी कहानी होती है। कभी किसी पुराने पीपल के पेड़ के नीचे भूत दिखता है तो कभी किसी सूने कुएं से अजीब सी आवाजें आती हैं। ऐसी ही एक रहस्यमयी और डरावनी जगह थी रसगोविंदपुर गांव के पास एक पुराना वीरान एरोड्रम, जहां दिन में भी सन्नाटा ऐसे पसरा रहता था कि अच्छे अच्छों के रोंगटे खड़े हो जाएं। गांव वालों का मानना था कि यहाँ कोई माथा विहीन भूत, सफेद साड़ी में चुड़ैल और जाने क्या क्या भटकती आत्माएं घूमती हैं। किसी ने उन्हें देखा नहीं था, पर बातों का ऐसा जाल बुना गया था कि सूरज ढलने के बाद वहां परिंदा भी पर नहीं मारता था। कहानी शुरू होती है कलकत्ता के मशहूर व्यापारी जगतबंधु चटर्जी से। वो इस एरोड्रम की जमीन खरीदना चाहता था, पर कई कारणों से डील पूरी नहीं हो रही थी। तभी उसने सोचा कि चलो वहीं कुछ दिन ठहरा जाए। साथ में था उसका वफादार नेपाली नौकर राम बहादुर थापा। दोनों ने वहीं डेरा डाल दिया। 20 मई 1958 की रात थी। चारों ओर शांति पसरी थी। गांव सो चुका था। दूर से सिर्फ सियारों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। चांदनी रात में हल्की हल्की रोशनी जमीन पर बिखरी पड़ी थी। चाय की केतली के पास जगतबंधु चटर्जी और राम बहादुर थापा गप्पे मार रहे थे। तभी अचानक गांव का एक युवक चंद्र मांझी हांफता कांपता वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर ऐसा डर था मानो उसने मौत को अपनी आंखों से देख लिया हो। चटर्जी ने पूछा, क्या हुआ भाई? कंपती आवाज में चंद्र ने कहा, मैंने रास्ते में भूत देखा है। इतना सुनना था कि चटर्जी और थापा जैसे उत्साहित हो गए जैसे भूत नहीं कोई सेलिब्रिटी मिलने आया हो। दोनों ने चंद्र मांझी से कहा, चलो हमें भी दिखाओ वो भूत। साथ में बुलाया गया एक और गांव वाला कृष्णचंद्र। 4 लोग निकल पड़े, हाथ में टॉर्च, लाठी, ताबीज और राम बहादुर की खुखरी। अंदर से सब डरे हुए थे, पर बाहर से दिखा रहे थे जैसे जरा भी परवाह न हो। डर ऐसा कि सन्नाटे में अगर कोई पत्ता भी खड़कता तो दिल धड़क जाता। जैसे ही ये लोग एरोड्रम पर पहुंचे, अंधेरे में सफेद साड़ी जैसी कोई आकृति चमकती दिखी। सबकी आंखें चौंधिया गईं। चटर्जी ने फुसफुसाते हुए कहा, चुप रहो, कुछ है सामने। चारों उसी आकृति की ओर ताकने लगे। तभी राम बहादुर थापा पर जैसे कोई जुनून सवार हो गया। उसने बिना कुछ सोचे समझे खुखरी उठाई और उस आकृति की ओर दौड़ पड़ा। एक के बाद एक वार करता गया। फिर अंधेरे में एक तेज महिला की चीख गूंजी। चटर्जी, मांझी और कृष्णचंद्र दौड़कर वहां पहुंचे तो देखा जमीन पर 3 महिलाएं लहूलुहान पड़ी थीं। तीनों महिलाएं पास के गांव की थीं। वे रात को महुए के फूल बीनने आई थीं। थापा ने उन्हें भूत समझकर हमला कर दिया था। कृष्णचंद्र ने थापा से कहा, तूने क्या कर डाला? पर तब तक थापा पूरी तरह से मानसिक संतुलन खो बैठा था। उसने कृष्णचंद्र पर भी हमला कर दिया। चारों को अस्पताल ले जाया गया। दुर्भाग्य से एक महिला की मौत हो गई। मामला पुलिस तक पहुंचा। राम बहादुर थापा को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया। गांव में तूफान मच गया। लेकिन कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो थापा के वकील ने आईपीसी की धारा 79 का हवाला दिया। यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी से यह मानकर कि वो कोई अपराध नहीं कर रहा है, किसी कार्य को करता है, तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। थापा ने सच में सोचा था कि वो भूत से जान बचा रहा है, ना कि किसी महिला की हत्या कर रहा है। कोर्ट ने यह मानते हुए कि ये भूलवश हुई घटना थी, थापा को निर्दोष करार दिया। इस फैसले ने पूरे देश में बहस छेड़ दी। क्या अंधविश्वास के चलते हुई हत्या माफ की जा सकती है? क्या किसी की ईमानदारी से की गई गलती पर उसे बरी किया जाना चाहिए? पर कानून ने कहा हाँ, और ये केस इतिहास में दर्ज हो गया राम बहादुर थापा केस के नाम से। आज भी कानून की पढ़ाई करने वाले छात्रों को ये केस पढ़ाया जाता है, एक मिसाल के तौर पर, जहां डर, अंधविश्वास और कानून की टकराहट ने एक अनोखा मोड़ लिया। ये सिर्फ एक केस नहीं था, ये एक सवाल था। भूत सच होते हैं या हमारा डर उन्हें सच बना देता है? राम बहादुर थापा निर्दोष था या दोषी, ये फैसला भले ही कोर्ट ने किया हो, पर समाज के लिए ये कहानी आज भी एक चेतावनी है कि डर और अंधविश्वास के अंधेरे में कई बार सच की आंखें बंद हो जाती हैं।